हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के डिफरेंट क्वेश्चंस जिसमें कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट भी हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में। उस पर भी एक आधा क्वेश्चन है, लेकिन वैरायटी नहीं है। हमेशा मैं वैरायटी नहीं रखूंगा, रूल या ट्रिक बेशक सेम हो। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे। बेटा आपका एसएससी सीजीएल 2015 में ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन क्या था कि √7 + 1 / √7 - 1 इज इक्वल टू माइनस √7 - 1 / √7 + 1 इज इक्वल टू a + √7b। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि पहले a की वैल्यू दे रखी है फिर b की, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ ना, यानी कि पहले a की वैल्यू फाइंड दी हुई है फिर b की, a b ऐसे करके। तो आपको 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है बेटा, और बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पता होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं हम, √7 + 1। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको, मैंने कहा था दोनों नंबर के ऊपर रूट होना चाहिए बेटा। तो सॉल्यूशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, दोनों का नंबर के ऊपर रूट है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें पता है कि भाई √1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में 2 दे रखा है, हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, रूट की, तो 2 क्या होता है बेटा, √4 ही तो होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे मान लीजिए 3 दे रखा है, उसका मतलब वो √9 ही है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना कि मैंने कहा था दोनों नंबर के ऊपर रूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रूट है नहीं। हमें पता है कि √1 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह मैं √1 रख दूंगा। और अगर कहीं पे मान लीजिए 81 है, ठीक है ना, मान लीजिए 9 है, तो उसकी जगह हम √81 लिख सकते हैं। आपको भी पता है रूट में पेयर बनते हैं और वो नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये बात तो बहुत इजी हो गई। तो मैंने कहा ये जो नंबर है √7 + √1 डिवाइडेड बाय में √7 - √1 माइनस √7 माइनस √1 डिवाइडेड बाय √7 + √1, इसको दे रखा है बेटा a + √7b। पहले मैंने ये समझ लिया कि मेरे दोनों नंबर के ऊपर क्या है, रूट है। ठीक है, और अगर रूट नहीं है, मान के चलिए रूट नहीं होता, यहां पे भाई 2 लिखा होता, तो क्या करते आप, 2 को √4 लिख लेते, तो घबराने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, बस मेरा क्या ख्याल रखना है मुझे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वो यहाँ डेनोमिनेटर में, और यहाँ जो न्यूमरेटर में वो यहाँ डेनोमिनेटर में। ठीक है जी, चलो जी बेटा, अब ये क्वेश्चन आते ही मेरे दिमाग में सीधी घंटी बजती है किसकी, डिफरेंस रूल की। मैंने डिफरेंस रूल में आपको यही बताया था कि डिफरेंस रूल यूज कब करते हैं बेटा, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो डिफरेंस रूल तब यूज करते हैं जब जो इन दोनों का, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वो यहाँ डेनोमिनेटर में, वो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे डेनोमिनेटर में, तभी डिफरेंस रूल यूज होता है। और दोनों नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। सिंपल सी ट्रिक है, और बीच में माइनस है, मेन पंगा फिर इस साइन का भी है, माइनस है ना, इस वजह से डिफरेंस रूल बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो डिफरेंस रूल बराबर ये आपका हो जाएगा बेटा 4√p/d। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आइए जरा, तो इसके हम अगर वैल्यू निकालेंगे पूरे की, ठीक है, तो 4 √p मतलब 7 × 1 डिवाइडेड बाय में डिफरेंस ऑफ नंबर कितना बेटा, 7 - 1 6। तो देखो बेटा ये आ गया जी 2 2 4 2 3 6, तो ये आ गया 2 √3 और यहां पर है बेटा 7 √7। ओके बेटा, तो इसको हमने सोल्व किया, ये हमने लिखा 2/3 √7 और इज इक्वल टू में बेटा इसको सोल्व करके तो ये लिख दिया, इज इक्वल टू में क्या है, a + √7b। कोई प्रॉब्लम? देखिए जरा, अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे 0 प्लस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, हम जब ऐसी सिचुएशन आती हैं तो कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। तो बेटा देखो ये a जो है आपको 0 नजर आएगा, और यहाँ पे क्या नजर आएगा, यहाँ पे √7 के साथ b है, लेकिन यहाँ पे √7 के साथ क्या है बेटा, पूरा का पूरा 2/3। ध्यान से करना, यहाँ पे हम कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। देखो a तो अकेला है, ठीक है ना, ये देखो ना, a + b √7, a + b √7, तो a तो 0 आ गया, और जो √7 के साथ में जो भी नंबर है वो किसके बराबर होगा, यहां पे जो √7 के साथ में बैठा होगा। तो बेटा कंपेयर करेंगे जब दोनों साइड को, a तो आ गया बेटा 0 और b की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 2/3। बेशक क्वेश्चन देखने में ऐसा है कि अलग सा, लेकिन आपने पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हो कि डिफरेंस रूल या सम रूल, ये ऐसे रूल हैं, ये कहीं पे भी आके
क्वेश्चन में बैठ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी के बेस पे था और आंसर हमारा क्या आ गया 0,2√3। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना क्वेश्चन होगा वो आने के दोबारा चांसेस उसके रहेंगे। अब मेरे ख्याल से ये जो सम रूल डिफरेंस रूल की जो वैरायटी है बेटा वो मैंने काफी सारी करा दी है आपको, ठीक है। और वैरायटी अलग अलग है सारी, मेन बात है कि सारी वैरायटीज अलग अलग हैं जिसमें रूल एक ही लग रहा है। अब बेटा मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है बेटा 1 - √2 प्लस √2 - √3 प्लस √3 - √4, ठीक है। और प्लस अब तो ऐसे करते करते बेटा पहुंच गया √15 माइनस √16 पे, ठीक है बेटा जी। ऐसे पहुंच रहा है ये। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि देखो बेटा -√2 से -√2 से +√2 कट गया, यहाँ पे -√3 से +√3 कट गया, ठीक है। और ऐसे ही +√4 -√4 यहाँ पर इससे अगला टर्म क्या होगा +√4 वाला। ऐसे ही लास्ट में करते 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 बेटा हम √15 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि खुद सोचो इससे पहला टर्म यहाँ पे 15-16 है ना, 15-16 से जो पहला टर्म होगा बेटा वो होगा 14-15, यानी कि +√14 माइनस √15। तो देखा -√15 से +√15 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां तक √15 तक टर्म्स क्या होते जाएंगे कैंसिल होते हुए जाएंगे। और अब बचा क्या बेटा 1 और लास्ट वाला जो टर्म है, क्योंकि इसके आगे तो है ही नहीं √16 जैसा कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर बेटा बचा 1 और -√16। एक टर्म बचा 1 और एक बचा टर्म √16। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यहां से शुरू करें बेशक वो 99 तक भी ले जाएगा ना, तो दूसरे टर्म से लेके 98 तक कटेंगे और बाकी क्या हो जाएंगे बच जाएंगे, पहला और लास्ट टर्म बच जाएगा तो इस सीरीज में। और अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि √16 है, इसका मतलब बेटा 4 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और √16 इज 4। तो 1 - 4 इज -3। देखो जरा ऑप्शन में होगा, हाँ जी -3 है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आप ये बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसे टायर 1 का क्वेश्चन है, टायर 2 में और थोड़े क्वेश्चन हाई हो जाते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ये चीज ना समझ पाए, लेकिन फिर भी हमने देखा क्वेश्चन, ओके, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलता हूं बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। जरा एक बार इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले एक बार समझ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग द फैक्टर या रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर नहीं बोल रहा, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहा हूँ, मेरी भाषा पे ध्यान रखना। रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर तो आपको 9th-10th में सिखाया जाता है, ओके। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। एक्चुअली है क्या, अगर मैं ये कहता हूँ कोई नंबर है 1/√4 - √3, आपको पता है अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा बेटा तो इसको कैसे करूंगा, ये आएगा बेटा √4 + √3, ठीक है, और ये आएगा √4 + √3। एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, थोड़ा बेसिक बता रहा हूं लॉजिक क्या है। तो ये आएगा बेटा √4 + √3 डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे आपको पता ना रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये 1 को इससे करूंगा तो यही आएगा, अब इसको इससे करूंगा तो यहाँ पे देखो a - b और a + b आइडेंटिटी लगेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √4² यानी कि a² माइनस में √3²। देखो बेटा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आएगा मेरा √4 + √3 और नीचे क्या आएगा बेटा 4 - 3। अब नीचे तो बच गया 1, तो आंसर आ गया मेरा √4 + √3। बाय में 1 लगाने की बात जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं ये आपसे ही पूछता हूं, बाय चांस हो सकता है आपसे भी पूछ ले कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√4 - √3, ठीक है, तो आप बोलेंगे √4 + √3 कि भाई इसका जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर बेटा ये होगा, ठीक है। इसी बात को दूसरे वे में भी पूछ सकता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/2 - √3, तो आप बोलेंगे जी 2 + √3, खत्म बात,
ठीक है भाई, √4 को 2 लिख दिया ना उसने, तो बात तो एक ही है, तो यहाँ पे 2 + √3 बना दो। लेकिन बेटा इनके लिए एक कंडीशन जरूरी है। कंडीशन क्या जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मस्ट बी 1। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मस्ट बी 1। अब आप देखो √4 - √3, ठीक है ना, यानी कि 4 - 3 1 है कि नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 1 है। अब आप कहोगे सर इसमें 1 है, अब देखो यहाँ पे पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है। अब आप यहाँ पे कहोगे सर ये तो छोटा ये बड़ा हो गया, अरे यार 2 को √4 लिख लेना, 2 को √4 लिख लेना, ठीक है, तो ये चीज आ गई, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। अब आप कहोगे सर अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा होगा तो बेटा फिर वो डिफरेंस आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं, मैंने बोला 1/√5 - √2, ठीक है बेटा, तो आप इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनाओगे, √5 + √2 डिवाइडेड बाय 5 - 2 3। तो यहाँ पे भी आप इजीली लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं या जो सीजीएल वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं जहाँ पे जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बेटा 1 होता है। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब मैं इसका रिवर्स बताता हूँ, ठीक है ना, इसका रिवर्स कि 1/, अगर आप कहो √3 - √4 हो बेटा। अब यहाँ पे क्या है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले छोटा नंबर आ गया फिर बड़ा, डिफरेंस 1 ही है नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे पंगा क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, क्योंकि आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, यहाँ पे तो बड़े में से छोटा था, यहाँ पे छोटे में से बड़ा माइनस करो, तो पहले माइनस लगा लेना और ब्रैकेट में एज इट इज आपने कॉपी कर देना है, √3 + √4, दैट्स इट। समझ में आई मेरी बात, कि आपने बाहर माइनस लगा देना है, वही है रैशनलाइजिंग करके या है भी बाहर माइनस लगा के और √3 + √4। तो कहने का मतलब दो चीजें आ गई यहाँ पे, ऐसा आ जाए तो भी कोई ऐसा झोल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मस्ट बी 1। इस पे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं, ये देख लीजिए मैंने 1 2 3 क्वेश्चन उसके बेस पे लिखे हुए हैं 2005 2015 में, अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन आप देखो क्वेश्चन जो है डिफरेंस 1 पे आए हुए हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए अगर ये नंबर है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, ताकि आपको ये इतना बड़ा स्टेप ना करके देखना पड़े। आप सीधा यहां शुरू करें और यहाँ पे आपका आई, ठीक है ना, और फिर वहां से प्रोसीड कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बड़े नंबर में से छोटा नंबर का डिफरेंस 1, ठीक है। अगर बड़ा पहले या छोटा बाद में है तो डायरेक्ट लिखिए, लेकिन अगर छोटा नंबर पहले है बड़ा नंबर बाद में है तो आपने बस माइनस बाहर में लगा देना है और एज इट इज कॉपी मार दो, क्योंकि साइन तो चेंज होता ही है, ठीक है बेटा। माइनस लगा के, क्योंकि जैसे यहाँ पे प्लस आया यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में प्लस ही आएगा। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे 1/, मान लीजिए मैंने लिखा √11 - √12, तो आप कहेंगे सर इसका आएगा माइनस और अंडर रूट में √11 + √12, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख के और उसको कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लिया बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूं, आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर, पहले मैं चलता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए एसएससी सीजीएल आपका ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम होता था 2005 में, एसएससी सीजीएल में 2005, और वही सेम क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है 2015 में, यानी कि जो क्वेश्चन 10 साल पहले आया वो 10 साल बाद रिपीट हुआ। तो ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। तो जो क्वेश्चन जितना भी पुराना होगा आपने छोड़ना नहीं है, चलो यार ये तो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चलो जी, और यही है एसएससी में या कोई भी एग्जाम हो, जब आप वैसे एसएससी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके बहुत सारे एग्जाम्स कवर अप में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी याद कर लो क्योंकि खाली यहीं पे नहीं और भी दूसरे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है ये। इसका आंसर बेटा वैसे आपका 5 आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे, अगर ये तो चलो हमने ये तो रट्टे वाली बात होगी, इसका मतलब अभी मैंने जो बेटा कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सॉल्यूशन नंबर 3 करा रहा हूँ आप सभी को मैं। तो 1/√5 - 2, कई बार तो बच्चे क्या है इतना बड़ा देख के ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ही हम जो है यहाँ पे लीव कर देते हैं बिल्कुल देखकर, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। तो √5 - 2 और ये आ गया बेटा √6 - √5 प्लस, एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब 100%
टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ये लंबे जो बड़े पूरे सीरीज चलती है उसमें टर्म्स हमेशा कैंसिल आउट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप, हमेशा टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। +1/√7 माइनस √6, फिर -1/√8 माइनस √7 प्लस 1/3 माइनस √8। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे 1/√5 माइनस 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/√5 माइनस √4। बोलो 2 को क्या मैं √4 नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। और अब वही रैशनलाइजिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर, डिफरेंस कितना बेटा? 1। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा? √5 प्लस √4। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 1/, ठीक है, √6 माइनस √5, देखो डिफरेंस कितना? 1, तो सीधा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा? √6 प्लस √5। ऐसे ही करके इसका फैक्टर होगा √7 प्लस √6, इसका फैक्टर होगा √8 प्लस √7, इसका फैक्टर होगा, देखो 3 है ना, तो अब जैसे ये है 1/3 माइनस √8, घबराना नहीं है, किसके बराबर होगा बेटा? 1/3 को मैं लिख सकता हूँ √9, तो √9 माइनस √8। देखो दोनों नंबर का डिफरेंस 1 है, लेकिन बड़े में से पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटा रहे हो तो सीधा सीधा लिखेंगे √9 प्लस √8। बात आ गई समझ में? ओके, तो जो भी यहाँ पे साइन है बस उसको रिवर्स ही तो करना है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई। ये मैंने इसलिए लिखा जस्ट आपको बताने के लिए, लेकिन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, पेपर में तो फटाफट देख के करना पड़ेगा। अब देखो पेपर में जब आप करोगे, आपको पता है कि सर ने बताया था ये 5 है ये 4 है, डिफरेंस 1 है, बड़े में से छोटा घटाया, तो सीधा लिखेंगे आप इसमें √5 प्लस √4। इसमें बेटा आप लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, आप लिखेंगे √6 प्लस √5। ठीक है बेटा, प्लस इसको लिखेंगे √7 प्लस √6, इसको लिखेंगे √8 प्लस √7। ठीक है बेटा, प्लस इसको लिखेंगे 3 प्लस √8। ठीक है ना, 3 प्लस √8 ही लिखेंगे क्योंकि ये है बेटा 3 प्लस √8। बस आपको पेपर में ये चीज लिखनी होगी, और बस यहीं से आपके टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। √5 प्लस √4 माइनस √6 माइनस √5, देखो साइन भी चेंज करना, माइनस प्लस माइनस बनेगा, कभी धोखा खा जाओ, प्लस √7 प्लस √6 माइनस √8 माइनस √7। ठीक है जी, और ये तो सेम ही रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस बन गया, प्लस √8। ठीक है, अब चीजें देखना, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया, प्लस √7 से माइनस √7 और माइनस √8 से प्लस √8, बचा क्या बेटा? √4। √4 का मतलब मैंने वैसे 2 बताया था, √4 प्लस 3, यहाँ पे 2 टर्म्स बच गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। √4 का मतलब है 2 प्लस 3 5। ठीक है बेटा, मुझे टाइम थोड़ा सा इसलिए लगा, ठीक है, वैसे मैंने भी अगर देखोगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन कर लिया, हालांकि 1 मिनट का टाइम वहां पे होता नहीं है, बट वहां पे आपको ये सारी चीजें पता होंगी, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मन मन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जैसा और कोई टर्म मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा पूरे उसमें। ठीक है बेटा, 2 जैसा कोई टर्म नहीं है, अगर इन शॉर्ट भी सुनो तो 2 जैसा कोई टर्म नहीं है, 3 जैसा कोई टर्म नहीं है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 ये हो गया, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो +2 +3 +5, वैसे भी डायरेक्ट आंसर मार सकते हो आप। ठीक है ना, देखो 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, और आपका 7 से 7 कटा। ठीक है बेटा, और 8 से 8 कटा। अब आप यहाँ पे बस ये देख लेना कि ये माइनस मत कर देना, कभी -2 और +3, कभी 1 आंसर मार दो, क्योंकि ऑप्शन में बेटा 1 भी है, तो बच्चे ये भी करते हैं कि भाई यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, तो मैं 1 मार दूं। नहीं, गलती नहीं करनी, रैशनलाइजिंग फैक्टर देखो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा? ये चीज होगी, कहने का मतलब √5 + 2। ठीक है ना, तो √5 + 2 तो प्लस का 2 है और ये प्लस का 3 है, इसलिए +5। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर डायरेक्ट करना चाहो, लेकिन मैंने आपको फिर भी पूरा पहले कॉन्सेप्ट बता के और डायरेक्टली कैसे करना है जल्दी से फटाक से, तो वो चीज हो गई है। ठीक है बेटा, बात हो गई होगी क्लियर। तो बिल्कुल ही अगर शॉर्ट में करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन बस इसका साइन चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पर अगर आप ये पहला टर्म देखोगे, पहला टर्म क्या बेटा 1/1 प्लस √2, और आपको पता है कि 1 के ऊपर रूट भी अगर मैं लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि √1 जो है 1 के बराबर होता है। तो रैशनलाइजिंग द फैक्टर में अभी मैंने बताया कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, कि यहाँ पे जो है छोटा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, यहाँ पे छोटा नंबर है, पहले जो बैठा हुआ है वो छोटा नंबर, बाद में बड़ा नंबर, इसका मतलब पहले तो माइनस लगा दो, ब्रैकेट। अब क्या है, मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट अगर आप इसको लिखोगे तो √1 माइनस √2 लिखोगे, ठीक है बेटा। बात आ रही समझ में कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है ना, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ठीक है। तो माइनस इसलिए आया क्योंकि छोटे में से बड़ा, देखो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 ही है, लेकिन क्योंकि पहले छोटा नंबर बैठा हुआ है बाद में बड़ा नंबर, इसलिए माइनस, और क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन ये इसलिए आया है। अब मैं इसको रैशनलाइज करके नहीं दिखाऊंगा, ओके। ऐसे मान लीजिए 1/, मैं ये ले लेता हूँ √3 प्लस √4, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √3 और माइनस √4। बात आगे समझ में कि इस वजह से ये माइनस है तो ये सॉरी ये प्लस है तो आपको ये माइनस बनाना ही पड़ेगा। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो ये बात मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गई होगी। और अब अगर ये चीज बात ये क्लियर हो गई तो मैं इसको, अच्छा ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -√1 माइनस माइनस प्लस √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, -√3 प्लस √4। कहने का मतलब है बाद वाला जो टर्म है उसका साइन सेम चल रहा है और पहले वाले टर्म का साइन चेंज हो जा रहा है। तो अब अगर ये आपको पता लग गया तो ये बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी, फटाफट इसमें आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। तो -1 प्लस √2, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है बेटा, -1 प्लस √2। अगला क्या आएगा बेटा, अगला बताओ, क्योंकि यहाँ प्लस है उससे घबराओ मत। अगला क्या आएगा, -√2 प्लस √3, ठीक है बेटा। उससे अगला क्या आएगा, -√3 प्लस √4। मैंने कहा ना कि पहले वाले टर्म का साइन चेंज हो रहा है, बाद का वैसा ही है, ठीक है। और लास्ट में जब आप जैसे जैसे जाओगे तो ये बताओ √8 प्लस √9 से पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, 1/√7 प्लस √8 ये होगा। तो ये बताओ इसके साइन क्या आएगा, ये आएगा बेटा -√7 प्लस √8। और फाइनली ये जो लास्ट वाला टर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी, -√8 प्लस √9, ठीक है ना। तो पहले वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज हो रहा है रैशनलाइजिंग फैक्टर करने के बाद, ठीक है जी। तो बस देखो ये कट गया, ये कट गया, ऐसे ही प्लस √4 से -√4 कटेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये -√7 ये कटते हुए आएंगे और प्लस √8 से -√8 कट गया, तो बचा बेटा -1 प्लस √9। और मैं क्या कह सकता हूँ, -1 और √9 का मतलब क्या होता है 3, तो -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बेटा ठीक हो गया। तो ये जो सीरीज चल रही थी वो भी आप देखो इसी के बेस पे चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। चलो जी आगे बढ़ता हूं, नोट कर लेना इसको, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये बेशक मैंने आपको थोड़ा बड़ा बताया, लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको इस टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं विद इन सेकंड्स पता है, तो आप फिर वो चीज नहीं करोगे जो मैंने करके दिखाई है, आप सीधा लास्ट वाले स्टेप पे आओगे और लास्ट वाले स्टेप से सोल्व करना। देखो बच्चे प्रैक्टिस तो चाहिए, ठीक है। तो आप विद इन 20 सेकंड्स आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो टाइम ले जाते हैं आप सभी का, 20 सेकंड्स का टाइम ले जाते हैं बेटा ये। चलिए जी, मैं ये नहीं कहूंगा आप विद इन 5 सेकंड्स इसका आंसर कर दोगे, नहीं, एटलीस्ट आपको 10 से 20 सेकंड्स के बीच का टाइम लगेगा। तो हर क्वेश्चन जो है बेटा विद इन 5 सेकंड्स नहीं होता, वो रीजनिंग में हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स कर रहे हैं आप तो मैथ में हल्का सा टाइम लग जाता है कई बार क्वेश्चंस में। तो चलिए, तो ये भी सीजीएल बेटा 2015 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 का 2015 का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, 2 + x√3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3। देखो ये चीज देखना, ये चीज अभी तो यहाँ पे तो x है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, तो 1/2 +
3। यार बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि 2 का मतलब क्या होता है बेटा, √4। तो ये आ गया √4 प्लस √3। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर देखो, मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है सारों के बेस पे, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन रन कर रहे हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, वैरायटी बेशक अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पे रन कर रहे हैं। ओके, तो आप ये बताओ इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो बेटा क्या होगा। देखो पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, तो बाहर तो कोई माइनस का साइन आएगा नहीं। अब बस मैंने ये बताया था √4 माइनस √3, बस भाई इसका ही तो साइन चेंज होगा। ठीक है, डिफरेंस दोनों का कितना है, 1 है। तो डिफरेंस 1 चेक करके बस ये चेक कर लो पहले बड़ा है या पहले छोटा है। तो पहले बड़ा नंबर है तो बाहर माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि भाई 4 में से 3 गया तो 1 ही बचता है। ठीक है, बस प्लस का माइनस बना दो, ये हो गया आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब आप देख रहे हो ये चीज जो है कि भाई 2 प्लस, अच्छा ये बताओ दोबारा से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस √3। अब आपको कि सर कभी तो 2 की जगह √4 लिख देते हो, कभी √4 की जगह 2 लिख देते हो। बच्चे वो इसलिए लिखता हूं ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि पहले छोटा नंबर है बाद में बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो पहले बड़ा ही नंबर है, बस रूप बदल के आया आपके सामने। 2 का मतलब √4 ही होता है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और सीधा सीधा जब ये मुझे पता है इसकी वैल्यू ये होगी, तो बस क्या है बेटा, 2 प्लस x √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अब आप ये बताओ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसकी जगह मैंने रख दिया, इसके साथ में क्या बैठा होगा, 1। तो बताने की बात नहीं है कि यहाँ पे बेटा जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखो बेटा यहाँ पे √3 के साथ में बैठा है x, यहाँ पे √3 के साथ में बैठा है -1, तो बेटा x की वैल्यू होगी -1। इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कई बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप क्या करें जब ये निकाल लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे √3 के साथ में -1 है, यहाँ पे √3 के साथ में x है, तो वही वैल्यू x की होगी जो यहाँ पे होगी। ठीक बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ओके, अब जिस बच्चे को पेपर में ये मेरा कॉन्सेप्ट पता होगा, ये चीज मेरी पता होगी, वो बच्चा क्या करेगा, यहाँ से ये नहीं करेगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। वही बच्चा यहाँ से सीधा लिखेगा 2 माइनस √3 और कहेगा भाई यहाँ तो -1 है तो x की वैल्यू -1 आ गई, और ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका। या फिर आप रैशनलाइज करके देखोगे, जब रैशनलाइज करके देखोगे तो कम से कम 5 से 7 सेकंड वेस्ट करोगे उसमें, पक्की बात है। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपना सीधा ये लगाओ, खत्म करो। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जितना भी मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर का जो आपको करवाया है, अच्छा इसमें आंसर जो है बेटा वो -1 है। जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर्स के बेस पे, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली। वैरायटी बेशक सारी अलग अलग है, इसमें हमने एक टाइप किया डिफरेंस रूल में, जिसमें हमने a और b की वैल्यू निकाली क्वेश्चन नंबर 1 में। और दूसरा हमने जो ये क्वेश्चन है बेटा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बता दिया कि लास्ट तक, सेकंड लास्ट तक टर्म कटते हैं, पहला टर्म छूटेगा और लास्ट टर्म छूटेगा। ऐसी सीरीज अगर कोई आ जाती है तो पहला टर्म बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे टर्म्स जो है कैंसिल आउट होते हुए जाएंगे, अगर सीधी सीरीज है। लेकिन अगर ऐसे सीरीज है तो आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर पता होने चाहिए और फटाफट आपका आंसर आएगा। मैंने क्योंकि समझाया है इसलिए थोड़ा सा बेशक मुझे टाइम ज्यादा लगा। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर आपको ये चीज इसके बराबर पता है तो बताओ कितने सेकंड का काम रह गया, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का काम रह गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, इन क्वेश्चन में बात करें, अगर आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर का पूरा प्रॉपर नॉलेज है तो इनमें आप ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में आंसर दे दोगे। अब आप ये बताओ, इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे जब और आप 15 सेकंड में आंसर कर भी रहे हो तो बड़ी आपने बहुत ज्यादा टाइम तो ले नहीं लिया। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स का एटलीस्ट टाइम होता है हमारे पास क्वेश्चन में, 30 से 40 सेकंड, चलो 30 सेकंड लेके चल लेते हैं। और अगर आप क्वेश्चन उसके आधे टाइम में बना रहे हो तो कौन सी बुरी बात है। ठीक है बेटा, तो आज का ये सेशन है यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में बेटा और अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलूंगा। ठीक है, वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो।